चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? चैप्टर फर्स्ट का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक, तो फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि संसाधन एवं इसके प्रकार। ठीक, उसके बाद अपन पढ़ा था पोषण विकास, फिर रियो डी जेनेरो सम्मेलन, फिर संसाधन नियोजन, ये सब पढ़े थे। तो उन सबका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक, सबसे पहला क्या है? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। ये समझ ले कि ये जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है। इस 3 नंबर का जो डिवीजन किया गया है वो एक तो एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है, वेरी शॉर्ट टाइप है, एमसीक्यूज। ठीक है, एक तो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज यानी जानते हो मल्टीपल चॉइस आता है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक, तो उसके अंदर संसाधन की डेफिनेशन तो नहीं पूछ सकते, पर इसके प्रकार पे पूछ सकते हैं। जैसे कि संसाधन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वे सभी चीजें जो हमारी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संसाधन। ठीक है, संसाधन कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। मतलब वो जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली चीजें हैं, या तो हमें वो प्रकृति से मिल सकती है या फिर मानव उसे स्वयं निर्मित कर सकता है। ठीक, अगला अपन ने पढ़ा था सतत पोषणीय विकास। मतलब जो अपने पास संसाधन है उसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करे कि आने वाली पीढ़ी भी उसका सही से इस्तेमाल कर सके। इसको क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास। फिर देखा एक टाइम पे कि जो संसाधनों का ह्रास है बहुत तेजी से हो रहा है, तो पूरे विश्व भर के 100 देशों के जो अध्यक्ष थे, 100 देशों के जो अध्यक्ष क्या होते हैं? या तो कोई प्रधानमंत्री होता है या किसी देश का प्रेसिडेंट होता है। ठीक, मतलब कि राष्ट्रपति होता है। इन सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बैठाई। कहाँ पे मीटिंग बैठाई? रियो डी जनेरा। कहाँ बैठाई? रियो डी जनेरा। ये रियो डी जनेरा क्या है? तो ये रियो डी जनेरा एक शहर का नाम है जो कहाँ पर है? ब्राजील देश के अंदर है। कौन से देश के अंदर? ब्राजील। तो वहां पे हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि रियो डी जनेरा जो देश है वो कौन से, रियो डी जनेरा जो जगह है वो कौन से देश के अंदर आता है? तो कौन से देश के अंदर आता है? ब्राजील। कौन से? ब्राजील। ठीक है, यही पूछ सकते हैं कि ये जो सम्मेलन है कब लिया गया था? तो 1992 में। कब? 1992 के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण में जो संसाधनों का जो ह्रास हो रहा है, ह्रास मतलब कि जो उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने के लिए एक एजेंडा बनाया जाए। उस एजेंडा का नाम इन्होंने क्या रखा? तो उस एजेंडा का नाम रखा था इन्होंने एजेंडा 21। क्या रखा था? एजेंडा 21। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो एजेंडा 21 है वो क्या है? ये किसके अंदर पूछ सकते हैं? शॉर्ट टाइप के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो इसमें एजेंडा 21 के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ ही लिख रखा है किताब के अंदर, तो पूरा पैराग्राफ अपने को याद करना है। जैसे कि इसमें एजेंडा 21 में क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एजेंडा 21 में लिखा हुआ है, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। तो ये बस अगर तुमने इसमें इतना लिख दिया कि ये रियो डी जनेरा शहर जो ब्राजील के अंदर है, वहां पे 1992 के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर 100 से ज्यादा अध्यक्ष आए थे। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो संसाधन है उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके। अगर इतना लिख दिया तो भी ये आंसर ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्या है? संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है कि जो संसाधन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, संसाधन जिस तरीके से फैला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? संसाधन नियोजन। अपने देश में जो संसाधन का नियोजन है वो क्या है? अनइवन है। क्या है? अनइवन। अनइवन का मतलब क्या होता है? अनइवन का मतलब क्या होता है? नहीं, अनइवन का मतलब होता है कि भाई एक कई जगह तो संसाधन ज्यादा है, कई जगह संसाधन कम है। जैसे कि अपन कहाँ रहते हैं? राजस्थान के अंदर रहते हैं, तो राजस्थान में किसकी कमी है? पानी भी क्या है? संसाधन। पर राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनकी क्या है? अधिक मात्रा है। एक है मेघालय। मेघालय कहाँ पर है? अगर मैप याद होगा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक 7 स्टेट है। उस 7 स्टेट में से एक स्टेट क्या है? मेघालय। उस मेघालय के अंदर क्या है? पानी ज्यादा है लेकिन इन सब चीजों की कमी है।
खनिज लवणों की कमी है। समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है अपना, संसाधन संरक्षण के उपाय। अब अपन जो संसाधन इतना खत्म कर रहे हैं, वो अपन क्या बाकी पूरी दुनिया जो खत्म कर रहे हैं, उसको सुरक्षित करने के उपाय क्या क्या है, ठीक है ना। सुरक्षित करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो मेन उपाय है, वो क्या है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। क्या, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ये विवेकपूर्ण का मतलब क्या है कि भाई जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसका क्या करे, इस्तेमाल करें, मतलब बुद्धि के अनुसार उसका इस्तेमाल करें। विवेक का मतलब क्या होता है, बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि। जैसे मान लो अगर हमें भाई 1 बाल्टी ही पानी यूज करने का है, तो वहां पे भाई 2 बाल्टी ना बर्बाद करें। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर छोटे से संसाधन से अपना काम चल रहा है, अगर एक लाइट से अपने क्लास की जो रोशनी है मिल पा रही है, तो 2 लाइट क्यों जलाए। ठीक, अगर हम 2 लाइट जलाएंगे तो 2 लाइटों के बराबर का बिजली मिल जाएगा, मतलब कि विद्युत धारा खत्म होएगी। ठीक, और अगर एक जलाएंगे तो भाई उससे काम चलेगा। तो वो विवेक लगाया ना आपने। जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, संसाधनों की बचत होगी। ठीक, अगला है भू संसाधन और इसके उपयोग। यही मैंने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा दिया था, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में भी लिख के दिखाता हूं। देखो, भू संसाधन और इसके उपयोग। भू संसाधन क्या है, ठीक है ना। ये जो शब्द है भू संसाधन, इस भू संसाधन का मतलब क्या है। तो इस भू संसाधन का मतलब है इस धरती पर जो भूमि है वो किस प्रकार है। तो भूमि किस प्रकार से हो सकती है। तो भूमि अगर मैं यहां लिखूं तो भूमि का जो डिवीजन देखे तो पहाड़, पठार और मैदान, इन 3 प्रकार के अलावा और कोई प्रकार है क्या भूमि का, नहीं। या तो पहाड़ के रूप में हो सकती है, या पठार के रूप में हो सकती है, या फिर मैदान। पहाड़ क्या होता है, जैसे जानते हो कि पहाड़ इस तरीके से एक आकृति होती है जहां पे पत्थर होते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं, रेत के भी हो सकते हैं। पठार जो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ भूमि हो, ठीक है ना, थोड़ी सी, पर वो कृषि के लिए लायक नहीं हो। अगला है मैदान। ये मैदान जो है वो कृषि के लिए लायक होती है, ठीक है ना। मैदान में जो मृदा होती है, मैदान में जो सोइल होती है वो उपजाऊ भी होती है। ठीक, यहीं पे सारी खेती की जाती है। खेती करने को यहाँ भी की जाती है, बट इसके कंपेयर में खेती मैदान में ज्यादा होती है। समझ में आ गया। तो भू संसाधन इन्हीं तीनों को बोलते हैं, यहाँ पे पहाड़, पठार और मैदान इसके क्या है, भाग। अब इस भू संसाधन का उपयोग किस तरीके से होता है, तो कुल मिला के अपने बुक के अंदर 5 उपयोग लिखे हुए हैं इसके। इसमें से पहला उपयोग लिखा है वन, कि भाई भूमि पे क्या हो सकता है, वन हो सकता है। ठीक है, वन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कृषि के लिए अनुप्रयुक्त, कृषि के लिए अनुपलब्ध का मतलब है जो उपलब्ध नहीं है। क्या, नहीं, जो उपलब्ध नहीं है। भूमि उपयोग में जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे कि भाई कोई बंजर भूमि है तो उस पर खेती नहीं की जा सकती। अगला, गैर कृषि भूमि, जैसे कि जहाँ पे कोई इमारत है, सड़क है या उद्योग है, तो वहां पे खेती कर सकती है क्या, नहीं कर सकते। या अगर मान लो कहीं पे रोड है तो उस पर खेती थोड़ी होगा, नहीं कर सकते आप। अगला क्या है, परती भूमि। ठीक है, क्या है, परती। बुक के अंदर ये ऊपर नीचे लिखा है, मतलब पहले ये परती भूमि के अतिरिक्त अयोग्य भूमि लिखा है और उसके बाद परती भूमि, पर पहले परती भूमि समझाना चाहिए। परती भूमि क्या होती है, तो भाई कोई ऐसी जगह जहां पे खेती नहीं होती, वो बस रखी हुई है या फिर वो पड़ी हुई है, सालों से पड़ी है, 1 साल से 5 साल से पड़ी हुई है, उसे क्या बोलते हैं, परती भूमि। अगर जहां पे खेती नहीं करेंगे तो उस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खत्म। और उर्वरक क्षमता से क्या होता है, खेती की जाती है, भाई पौधा उसी से उगता है। अगर उस पर खेती नहीं करी इतने सालों से तो उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो गई, ऐसी भूमि को क्या बोलेंगे, परती भूमि। अब परती भूमि तो है, पर उसके अतिरिक्त कुछ अयोग्य भूमि भी है। जैसे कि मतलब वो परती भूमि है लेकिन वहां पे क्या है, चारागाह भूमि, मतलब चारागाह। वहां पे क्या आते हैं, जब जानवर आते हैं वो चारागाह के लिए आते हैं। चारागाह मतलब कि घास चढ़ने के लिए आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, ये सब जो हो गए ना, उनकी बात हो रही है। अगला, विविध वृक्ष फसलों उपवनों अधीन भूमि, मतलब कि कोई ऐसी भूमि जहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या है, वृक्ष है और अलग अलग प्रकार के वृक्ष है, तो वहां पे भी खेती नहीं की जा सकती।
इन चारों ही जगहों पर खेती करना क्या है, असंभव है। असंभव का मतलब ये है कि इनको संभव परिवर्तित कर सकते हैं। अगर पेड़ पौधों को काट लेंगे और उसको जला के वापस उसी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उर्वरक भी हो जाएगी और उसमें खेती भी की जा सकती है। ऐसी खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। हाफेली में एग्जाम्पल भी है, हाफेली में क्वेश्चन भी आया था इसको, बाबर टाइप का कुछ था, राजस्थान में इसको बाबर या बेबर कहते हैं। इन चारों कंडीशन में नहीं कर सकते, लेकिन पांचवा जो कंडीशन है शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र, बांगर नहीं, बाबर ऐसे कुछ था, शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है, कि शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ऐसी भूमि जहां पर प्रतिवर्ष खेती की जाती है, ठीक है ना, खेती की जाती है। सुनो उसको पहले आराम से, रिपीट करना जरूरी नहीं है लेकिन सुनना जरूरी है। ऐसी भूमि जिसमें प्रतिवर्ष मतलब हर एक साल की क्या की जाती है, खेती की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र। समझ में आ गया ना, जहां पे फसल बोया, उगी, फिर उसको काटा, फिर वापस उसमें खाद वाद मिलाया और उर्वरक डाला, फिर वापस तराई की और फिर वापस खेत फसल उगाया, काटा, बोया, मतलब बोया काटा, मतलब लगातार उसमें क्या कर रहे हैं, खेती। तो ऐसी भूमि को क्या बोलेंगे, शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ गया, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो भूमि निम्नीकरण बताता हूं इसको लिख के, देखो 7वां पॉइंट है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि में जो उर्वरक क्षमता होती है अगर उसमें कमी आती है तो उसको क्या बोलते हैं, भूमि निम्नीकरण। अब ये भूमि निम्नीकरण कौन कौन से कारण की वजह से हो सकता है, तो भूमि निम्नीकरण हो सकता है खनन के उपरांत खदानों को खुला छोड़ने से। खनन जानते हो, जैसे कि भाई कहीं पे हेमेटाइट मिल गया, आयरन ओर है, ठीक है, कहीं पे और कोई और मिल गया, सिनेवार मिल गया, तांबा मिल गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस जगह पे खुदाई करते हैं, जितनी गहराई तक मिल सके उतनी गहराई तक उसे निकालते हैं। तो वहां पे क्या बन जाती है, बहुत बड़ी खदान बन जाती है। खदान बन गई, उस खदान में से ये आयरन और मतलब कि लोहा अयस्क और बाकी खनिज पदार्थ निकाल तो लेते हैं पर उसको भरते नहीं है। नहीं भरने की वजह से क्या होता है, वो भूमि ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इससे क्या हो गया, उस जगह पे जो उर्वरक क्षमता थी वो क्या हो गई, उसमें कमी आ गई कि ऐसा कि उस जगह पे दोबारा खेती कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। और ये खनन की वजह से कहां कहां पे हो रही है इंडिया में भूमि निम्नीकरण, तो उड़ीसा, झारखंड और कहां हो रही है, छत्तीसगढ़। कहां, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इसमें क्या हो रही है, खनन की वजह से भूमि निम्नीकरण हो रही है। ठीक, अगला क्या है, वनोन्मूलन तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई जितने पेड़ काटोगे भूमि के अंदर उतनी ही उर्वरक क्षमता कम होएगी, ठीक है ना। पेड़ काटेंगे तो पक्का है, तो ये तो फिक्स है कि वहां की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी और इससे क्या होगा, भूमि निम्नीकरण होएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अति पशुचारण। अति पशुचारण मतलब कि भाई पशुओं को लेके जाते हैं फील्ड के अंदर चराने के लिए, बिल्कुल लेके जाते हैं, उनको जरूरत है घास की, हरे हरे पेड़ पौधों की जरूरत है, वो तभी तो उनके शरीर का उनका क्या होएगा, विकास होएगा। अब ये अति पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है वो कहां कहां हो रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अति पशुचारण की वजह से जो भूमि निम्नीकरण की समस्या हो रही है वो कहां कहां हो रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला है अधिक सिंचाई करने की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि फसल को उगने के लिए सिंचाई की तो जरूरत है, बट ज्यादा सिंचाई कर देते तो उससे क्या होता है, वहां के जो खनिज लवण है उनमें क्या आती है, कमी। जब खनिज लवण में कमी आती है तो वहां की उर्वरक क्षमता में भी क्या आ जाती है, कमी। अब अधिक सिंचाई करने की वजह से कहां हो रही है कमी, मतलब कहां हो रही है भूमि निम्नीकरण, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, जो हरित क्रांति हुई थी वो कहां हुई थी, पंजाब और हरियाणा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, जमीन बड़े बड़े हिस्सों में थे, मतलब बड़े बड़े जमींदारों के पास थे। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी थी वो क्या थी, अधिक उपजाऊ भी थी। लेकिन यहाँ पे जितना इन्होंने सिंचाई करना शुरू कर दिया इसकी वजह से क्या हो गया, पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण शुरू हो गया। ठीक है, अब भूमि निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी तो आ गई, कारण तो बता दिया आपने, अब इसका उपाय क्या बताओगे, तो भाई इसका एक ही उपाय है और सबसे अच्छा उपाय है कि तुम जितना पेड़ लगा सको उतना पेड़ लगाओ। इससे क्या होगा, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि वो मिट्टी को एक जगह पे रोक के रखेगी। एक जगह रोकने की वजह से उसके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ की वृद्धि होगी और नाइट्रोजनी पदार्थ की वृद्धि होने के कारण उसमें क्या हो जाएगी, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है, ये इसके कारण, देख लो इसको एक बार।
ये याद कर लेना, ठीक है ना, ये कि खनन की वजह से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, अति वर्षावरण की वजह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, अधिक सिंचाई की वजह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और उसका निवारण, भूमि निम्नीकरण का निवारण क्या है? वृक्षारोपण। देखो 8वां पॉइंट है मृदा संसाधन। अब यहाँ पे भू संसाधन लिखा हुआ और यहाँ पे मृदा संसाधन लिखा हुआ, तो दोनों में अंतर क्या है? तो भू या भूमि का मतलब है जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, भू या भूमि का मतलब है कि भाई पर्वत भी हो सकता है उसके अंदर, पठार भी हो सकता है उसके अंदर, और उसके अंदर मैदान भी हो सकता है। ठीक है, अपने इंडिया में जो मैक्सिमम है ये यही है, होने को तो 6 दे रखी हैं, बट उसमें से एक तटीय क्षेत्र भी है, पर ये 3 मेन है, पर्वत, पठार और मैदान। इस रूप में भूमि हो सकती है। पर मृदा का मतलब क्या है? तो मृदा वो स्थान है या भूमि का वो पार्ट है जहां पे खेती की जाती है। ठीक है, हर जगह पे खेती नहीं की जाती है, पर्वत पे भी की जाती है पर पूरे पर्वत पे नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे खेती की जाती है। कुल मिला के भूमि का सबसे ऊपरी भाग, भूमि का सबसे ऊपरी भाग, जैसे मान लो अगर इस तरीके से भूमि है, तो यहाँ जो सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पे खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं? मृदा। क्या बोलते हैं? मृदा। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो भूमि से ही मृदा का निर्माण होता है। कैसे होता है? भूमि से ही मृदा का निर्माण होता है। कैसे भाई? मान लो ये क्या है, ये क्या है? पहाड़ है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है? पहाड़। अब चलो डायग्राम समझाता हूँ। ये इस तरीके से क्या है? एक पहाड़। अब टेम्परेचर ज्यादा हो गई, ठीक है ना, तापमान में वृद्धि हुई गर्मी के अंदर, तो ये पहाड़ क्या करेगी? सिकुड़ेगी, सॉरी फैलेगी। क्या करेगी? फैलेगी। जब ये फैलेगी तो इनके बीच बीच में क्या आएगी? जगह आएगी थोड़ी थोड़ी, ये तो बहुत ज्यादा हो गई, थोड़ी सी जगह आएगी। ठीक है, इसको जूम करके देखूं तो अगर ये इस तरीके से है तो ये इसमें ऐसे हल्की हल्की सी क्या आएगी? दरार आएगी। क्या आएगी? दरार। अब बारिश आएगा, बारिश में ये पानी भर जाएगा, ठीक है। अब सर्दी आएगी, फिर इसमें सुकड़न होएगी, फिर ऐसे ही फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, इससे क्या हो जाएगा? इसके टुकड़े हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसके टुकड़े। अब पर्वत के टुकड़े होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा मिट्टी बन जाएगी, तो इसके छोटे टुकड़े होंगे, फिर उसके और छोटे टुकड़े होंगे, फिर इसके और छोटे टुकड़े होंगे, फिर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल बारीक बारीक जैसा हो जाएगा। तो ये जो बारीक वाला जो रूप है वही क्या है? मृदा। क्या सिर्फ इस बारीक वाले रूप के कारण मृदा बन जाती है? नहीं, मृदा बनने के लिए उसके जो घटक है वो क्या है? उसमें जैव घटक भी होनी चाहिए और अजैव घटक भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए? खनिज लवण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खनिज लवण। अगर ये तीनों ही चीजें इसके अंदर मिल गई तो ये क्या हो जाएगी? उर्वरक मृदा। उर्वरक मृदा बन जाएगी। जहां पे खेती की जाती है ना, वो उर्वरक मृदा पे की जाती है। भाई जैव जैसे कि उसके अंदर ह्यूमस होना चाहिए। ह्यूमस जैसे कि अर्थवर्म नाम से कीड़ा होता है जो उसको पोरस बनाता है। पोरस मतलब कि छिद्रनुमा। वो जितना छिद्रनुमा होगा उसमें पानी उतनी अच्छी तरीके से सींचेगा। ठीक है। अजैव के जैसे कि ये मैंने बताया, ये क्या है? अजैव घटक है। पठार भी क्या है? एक अजैव घटक है। खनिज लवण जैसे उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होना चाहिए, उसके अंदर फास्फोरस होना चाहिए, उसके अंदर आवश्यकता अनुसार कुछ मिनरल्स, जैसे कुछ आवश्यकता अनुसार कुछ खनिज भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल गई तो क्या हो जाएगी? एक उर्वरक मृदा। उस पर क्या की जाएगी? खेती। यहाँ लिख दिया मैंने, मृदा का निर्माण किस किस के कारण होता है? तो पर्वत, पठार और जनक सेलों से मृदा का निर्माण होता है। जब इसमें जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन मतलब तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, तापमान में वृद्धि और तापमान में कमी, इसकी वजह से क्या होता है? उनमें दरार आती है, फिर संकुचन होता है। इससे जो बड़े बड़े पहाड़ और पठार होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों से ही क्या होती है? मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। अब जो मृदा बन गई है, अब मृदा हर प्रकार की मृदाएं होती है। पठार से बनने वाली मृदा होती है, ठीक है, नदियों के द्वारा इकट्ठा करने वाली मृदा होती है, पर्वत से बनने वाली मृदा होती है। ठीक है, तो इन सभी मृदा के क्या है? ये कुछ तुम्हारी किताब में 5 प्रकार लिखे होने को तो इससे भी ज्यादा है, पर तुम्हारी किताब में कितने हैं? सिर्फ 5 है। इस चैप्टर में सिर्फ 5 है, जिसमें से पहली मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मृदा है या सबसे उपजाऊ मृदा जो है वो क्या है? जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ जो मृदा है इंडिया के अंदर वो क्या है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगली क्या है? काली मृदा, फिर लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। और सबसे जो अनउपजाऊ है, जो सबसे अनउपजाऊ है वो क्या है?
मरुस्थलीय मृदा। जो मरुस्थल के अंदर मृदा होती है जिसे बंजर भूमि कहते हैं, वो कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय मृदा। इन पांचों ही मृदाओं के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसको देख लो एक बार, बस इतना ही है इसके अंदर। इसमें मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है, वो कितने हैं? 9 टॉपिक है। पहला संसाधन और उसके प्रकार जो अपन ने पढ़ लिया है। अगला क्या है? सतत पोषण विकास। अगला क्या है? रियो डी जनेरा। तो इसमें से जो सतत पोषण विकास है, इसमें से 2 क्वेश्चन वाला बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। रियो डी जनेरा सम्मेलन, इसमें एजेंडा 21, वो इंपॉर्टेंट है। किसके बेसिस पे बता रहा हूँ? ये शॉर्ट टाइप के लिए बता रहा हूँ, 2 नंबर के लिए, ठीक है। और इसमें से जो पूछ सकता है वो इसके उपयोग वाला पूछ सकता है, ठीक है ना। ये जो भू संसाधन और इसके उपयोग है, इसके पूछ सकता है। मृदा निम्नीकरण के कारण और इसके निवारण, ठीक है, संरक्षण के उपाय, ये पूछ सकता है 2 नंबर में। और अगर मृदा का वर्गीकरण है, इसमें से इन जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा के बारे में पूछ सकता है। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, देख लो।